उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मटेरियल मैनेजमेंट होगा। वैसे हमें बिजनेस अकाउंटिंग के ऊपर भी ध्यान देना है। अब ये अकाउंटिंग हमें करना नहीं है, हमारा अकाउंटेंट अकाउंटिंग करेगा, हमें कोई अकाउंटिंग नहीं करना है, लेकिन वो अकाउंटिंग प्रॉपर चल रहा है कि नहीं वो हमें पता होना चाहिए। अकाउंटिंग कैसे काम करता है, मैं अगर कॉन्ट्रैक्टर बन गया तो मुझे वाउचर क्या होता है वो पता नहीं, मुझे डेबिट नोट क्या होता है वो पता नहीं, मुझे डेटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं वो मुझे पता नहीं, तो हमें बहुत दिक्कत हो जाती है अकाउंटिंग के लिए, बराबर। तो अकाउंटिंग कैसे होता है वो अब हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो उसके लिए मेरा सॉफ्टवेयर है बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तो वो अब हम देख लेते हैं। ये हमारा बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। बिजनेस अकाउंटिंग में क्या होता है कि आप एक तो पैसा आता है आपके कंपनी में और पैसा जाता है आपकी कंपनी से। जब आप कहाँ पे काम करेंगे, कम काम करने के बाद आप उसको बिल सबमिट करते हैं, बिल सबमिट करने के बाद वहां से आपको पैसा मिलता है। फिर आपको जो भी मटेरियल परचेस करना है उसके लिए आपको पैसा देना पड़ता है। तो ये क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंस, बराबर। तो इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या है, आपको कंपनी का नाम एड्रेस वगैरह डाल सकते हैं। फिर इस कंपनी में 10 बैंक अकाउंट्स का इसमें हिसाब किताब रख सकते हैं, मतलब उसका सारा मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे कंपनी के अलग अलग बैंक में अकाउंट होते हैं, तो अगर कोई भी बैंक में कितना बैलेंस है ये हमें देखना है तो हमें क्या करना पड़ता है, बैंक में जाना पड़ता है। अगर बैंक का ऐप है तो वो अकाउंटेंट के पास तो वो ऐप नहीं रहता है, क्योंकि वो डायरेक्टर के पास होता है, बराबर ना। तो वो उनको पता ही नहीं रहता है बैलेंस कितना, अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है, और वो क्या करते हैं, चेक इश्यू कर देते हैं और वो चेक बाउंस हो जाता है, फिर कंपनी के ऊपर केस हो जाता है। तो ये सब होना नहीं चाहिए, इसलिए हमने क्या किया है, 10 अकाउंटिंग आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर पूरा मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो आपको इधर बैठे बैठे सारा अकाउंटिंग का ये पता चल जाएगा, आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, क्या है, सब कुछ आपको यहाँ पे पता चलेगा। आपको सारा इनपुट करना पड़ेगा, आपने पैसा दिया तो इनपुट करना पड़ेगा, पैसा आया तो इनपुट करना पड़ेगा, वो सब अभी हम देखने वाले, बराबर। तो इसमें आप 10 बैंक अकाउंट का डाटा भर सकते हैं, मतलब इनपुट रख सकते हैं। पेटी कैश है, मान लीजिए कुछ जगह पे क्या होता है, पेटी कैश भी लगता है, मतलब ओनली कैश। बैंक से क्या होंगे, हम लोग क्या करेंगे, चेक से पैसा ट्रांसफर करेंगे, चेक हो या आरटीजीएस हो उससे हम लोग ट्रांसफर करेंगे। लेकिन प्रोजेक्ट में कैश भी लगता है, बराबर ना, तो वो कैश रहेगा, तो पेटी कैश भी हम लोग यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। फिर इसके अंदर दूसरा शीट क्या है, पार्टीज डाटा इनपुट। तो इसमें हमें क्या करना है, हमारा जो भी पार्टीज है वो पार्टीज का नाम डालना है, जो भी हमारा पार्टी है उसका नाम डालना है। फिर वो सप्लायर हो, बायर हो, कोई भी हो, तो उसका नाम डालना है और उसके सामने उसको सिलेक्ट करना है कि ये पार्टी है, क्लाइंट है या बोथ है, बराबर। मतलब अगर आपका पार्टी मतलब आपका सप्लायर है या सब कॉन्ट्रैक्टर है तो उसको पार्टी बोलना है, और आपका क्लाइंट है तो आपको क्लाइंट लिखना है, मतलब आप जिसको बिल सबमिट कर रहे हैं वो आपका क्लाइंट हो गया। और वो दोनों है, मान लीजिए कि आप किसी का काम कर रहे हैं और वो भी आपका कुछ काम कर रहा है, तो उसको हम लोग बोथ बोलेंगे, ओके। तो इस प्रकार आप पार्टी क्लाइंट ऐसा आप लिख सकते हैं। फिर वो कौन से टाइप का, जैसे पार्टी है तो कौन से टाइप का, तो ये स्टील सप्लायर है, ये क्लाइंट है तो ये बिल्डर एंड डेवलपर है, ये भी क्लाइंट है तो ये बिल्डर एंड डेवलपर है, ये है तो ये सैंड सप्लायर है, ये है तो ये स्टील एंड शटरिंग एंड स्टील कॉन्ट्रैक्टर। तो इस प्रकार आप उसका वर्क टाइप लिख सकते हैं। ये वर्क टाइप यहाँ पे एक बड़ा लिस्ट है, यहाँ पे आपको दिख जाता है। तो ये लिस्ट कहाँ से आता है, तो यहाँ पे आप जो टाइपिंग करेंगे, यहाँ पे जो टाइपिंग करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है ड्रॉप डाउन में, बराबर। तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। फिर उसके बाद में क्या है, तो उस पार्टी का एड्रेस क्या है, साइट एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, जीएसटी नंबर, पैन नंबर, बैंक का डिटेल भी हमें वहाँ पे इनपुट कर देना है, ओके। तो ये सारा पार्टी का हमें डाटा भर देना है। तो ये सारा पार्टी को आप 500 पार्टी का डाटा इसमें इनपुट कर सकते हैं। 500 पार्टी कम होता है, हम उसका कैपेसिटी भी बढ़ा के देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे वो पार्टी का आपको ड्यू पेमेंट स्टेटमेंट के लिए रिक्वायरमेंट, ड्यू पेमेंट का जो रिक्वायरमेंट निकलता है उसमें वो शीट में आपको इनका आदमी इसका नाम चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके लिए यस करना है। अगर उसका नाम नहीं चाहिए तो नो कर देना है। जैसे कोई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का शॉप रहता है, बुक स्टॉल होता है वगैरह, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, पैसा देते हैं और मटेरियल लेके आते हैं, तो उसका ड्यू पेमेंट स्टेटमेंट में उसकी जरूरी नहीं है, तो उसको नो कर सकते हैं आप उस टाइम पे, वो तो उसके लिए ये ऑप्शंस है। फिर पार्टी कौन से टाइप का पार्टी आता है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आपके प्रोजेक्ट कितने चल रहे हो, प्रोजेक्ट का नाम भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मान लीजिए आपके जो भी प्रोजेक्ट है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कमर्शियल प्रोजेक्ट है, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है, या जो भी प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ऐसे आप इसमें 51 प्रोजेक्ट का डाटा मेंटेन कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपके प्रोजेक्ट का बिल्टअप एरिया कितना है वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ओके। तो इस प्रकार से ये प्रोजेक्ट, मतलब आपको प्रोजेक्ट वाइज अकाउंटिंग मिलेगा। इस प्रोजेक्ट में कितना पैसा आया, इस प्रोजेक्ट में कितना खर्चा हो गया, इस प्रोजेक्ट में कितना पैसा आया, इस प्रोजेक्ट में कितना खर्चा हो गया, वो सारा आपको मिलने वाला है। फिर उसके बाद में आपके जो वाउचर्स बनेंगे वो कौन से टाइप के वाउचर्स बनते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनकम एंड एक्सपेंस। तो इनकम एंड एक्सपेंस मतलब क्या है कि हमारे कंपनी में एक तो पैसा आएगा, एक तो पैसा जाएगा। अगर पैसा आया तो यहाँ पे इनपुट करना है,
पैसा हमने किसी को दिया, पैसा दिया मतलब चेक दिया, ऑनलाइन ट्रांसफर किया या कैश दिया, जो भी हमने पैसा इशू दिया उसका यहाँ पे इनपुट करना है, और जो भी पैसा हमें रिसीव हुआ, जो भी हमें इनकम आया वो यहाँ पे इनपुट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर आपको कब से स्टार्ट करना है वो डेट यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं आप, बराबर, यहाँ पे डेट फिक्स कर सकते हैं। तो ये आप उसको ईयर भी बदल सकते हैं, उसका आपको यहाँ से स्टार्ट करना है वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने वो 1 फरवरी 21 डाला है तो मेरा सारे बैंक का नाम यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो वहां पे मुझे क्या करना है, पहले मुझे उसका बैंक बैलेंस यहाँ पे इनपुट करना है, क्योंकि वो बैंक में तो कुछ तो बैलेंस होगा ना पहले से, तो वो मुझे बैंक बैलेंस यहाँ पे इनपुट कर देना है। तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो बैंक बैलेंस है सबसे पहले मैं यहाँ पे इनपुट कर दूंगा। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं अभी मुझे मान लीजिए मैं यहाँ पे एंट्री करना चालू करता हूँ, बराबर। मेरा पहले क्या था कि एक पेटी कैश में मुझे मेरे पास 1 लाख था, एचडीएफसी में 2 लाख था, आईसीआईसी में 3 लाख था, एक्सिस में 4 लाख है और एसबीआई में 5 लाख है। ऐसा मेरा बैंक बैलेंस है, तो वो मैंने डाल दिया। फिर मेरा टोटल बैंक बैलेंस कितना हो गया, यहाँ पे मेरा 15 लाख मेरा बैलेंस है फिलहाल, बराबर। फिर मुझे क्या करना है, अभी मुझे 2 तारीख को किसी को पैसा देना है, बराबर। तो मैंने यहाँ पे पार्टी का नाम लिख लिया कि ये दत्ता माले है, इसको मुझे पेमेंट करना है, तो मैंने पार्टी का नाम सिलेक्ट किया। फिर मैंने कहाँ से पेमेंट कर रहा हूँ, वो बैंक को सिलेक्ट करना है। आपने एचडीएफसी बैंक से उसको पेमेंट करना चाहते हैं तो एचडीएफसी बैंक को सिलेक्ट किया। इसके अगेंस्ट में आप पेमेंट देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे लिख दिया पेमेंट अगेंस्ट एडवांस, वो लिख दिया। फिर वाउचर टाइप क्या है, या पेमेंट का वाउचर बना रहा है या रिसिप्ट का वाउचर बना रहा है या परचेस का या सेल का, तो ये पेमेंट का वाउचर है। डेबिट टू, इसके अगेंस्ट में पैसा दे रहे तो पेंटिंग चार्जेस है। क्रेडिट टू, परचेस में है। डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए कुछ पैसा इसके लिए काम किया है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट लिख सकते हैं। कौन से प्रोजेक्ट के अगेंस्ट आपने पैसा दिया है वो प्रोजेक्ट का नाम भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। फिर वहां पे कौन सा चेक दिया है तो चेक नंबर डालना है, चेक डेट डालना है, और पेमेंट किया है तो एक्सपेंस के कॉलम में पेमेंट का अमाउंट डालना है। पेमेंट आया है तो इनकम के कॉलम में, रिसिप्ट के कॉलम में आपको पेमेंट लिखना है, अमाउंट लिखना है। ओके, तो यहाँ पे हमने एक्सपेंस के कॉलम में अमाउंट लिख दिया और उसके ऊपर से हमने 1% टीडीएस भी कट कर लिया। अगर हम जब भी पेमेंट करते हैं तो उसके अंदर से हमें टीडीएस कट करना पड़ता है। अगर आपने टीडीएस कट किया तो ये टीडीएस आप यहाँ पे परसेंटेज लिखना है, अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा और आपके खाते से इतना पैसा अभी माइनस हो जाएगा। तो 54,450 माइनस हो जाएगा, तो आपके बैंक में कितना बचा, अभी ग्रॉस बैंक में 14,45,550 आपके अकाउंट में बैलेंस बचा है। तो आपको यहाँ पे तुरंत उसका बैंक बैलेंस आपको समझ में आता है। तो इस प्रकार मेरा जो भी पैसा, किसी से पैसा आया है तो अभी जैसे ये नीचे में रिसीव का एंट्री है तो मैं यहाँ पे लिखा रिसीव अगेंस्ट एडवांस, तो रिसिप्ट हो गया। फिर मैंने क्या किया, रिसिप्ट के कॉलम में पैसा इनपुट कर दिया। तो इस प्रकार मुझे जो भी पैसा आता है तो रिसीव में इनपुट करना है, जो भी मैं पैसा देता हूँ किसी को तो मुझे एक्सपेंस में मुझे इनपुट करना है। तो इस टाइप से मुझे इनपुट करते जाना है, तो मुझे क्या होता है यहाँ पे बैंक बैलेंस भी पता चलता है कि मेरे पास अभी कितना पैसा बैलेंस है। ओके, तो ये होगा टोटलिटी में कि आपके टोटल बैंक मिला के कितना पैसा आपके पास बैलेंस है, ये आपको पता चलेगा। ओके, अभी आपको क्या है कि ये आपने स्टेटमेंट बना दिया। अभी क्या होता है कि अगर आपको एक इंडिविजुअल बैंक का बैंक स्टेटमेंट देखना है तो आप बैंक स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। तो मैं बैंक स्टेटमेंट में जाऊंगा, यहाँ पे मैं पीरियड भी डाल सकता हूँ और मैं बैंक को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे पेटी कैश का स्टेटमेंट चाहिए तो मैं पेटी कैश को सिलेक्ट करूंगा, मुझे एचडीएफसी का चाहिए तो मैं एचडीएफसी को सिलेक्ट करूंगा। तो जैसे मैं एचडीएफसी को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मैं भी डिलीट कर देता हूँ मान लीजिए, तो ये सब डाटा चला गया। फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एचडीएफसी को सिलेक्ट करूंगा। तो जैसे मैं एचडीएफसी को सिलेक्ट करूंगा, एचडीएफसी का जो भी इनपुट है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फिल्टर लगाऊंगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है फिल्टर लगाने का, यहाँ पे तो ब्लैंक्स का चेक मार्क हटा दूंगा। तो ये आपका बैंक स्टेटमेंट, जैसे हमारा बैंक स्टेटमेंट आता है बैंक से, वैसे ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो वहां पे लिखा है कि 2 लाख रुपीज आपका ओपनिंग बैलेंस था, फिर 54,000 आपने इस पार्टी को दिया, फिर 9,000 रिसीव हुआ, 13,000 रिसीव हुआ, फिर 9,800 आपने इश्यू किया। तो आपने अभी तक ये आपका बैंक बैलेंस हो गया, बराबर। ये आपका 157 आपका बैलेंस होगा, ये आपको दिखाता है। ये बैंक में कितना बैलेंस पड़ा ये आपको दिखाएगा, बराबर। इस प्रकार ये आपका बैंक स्टेटमेंट बनता है। पेटी कैश का चाहिए तो पेटी कैश का हम निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पे मुझे जाना है, सिलेक्ट ऑल करना है और ओके करना है। पेटी कैश से कुछ नहीं दिया है। फिर उसके बाद में मुझे आईसीआईसी का देखना है तो आईसीआईसी का डाल दिया। फिर मैं यहाँ पे ब्लैंक्स को हटा देता हूँ तो आईसीआईसी का मेरा स्टेटमेंट बन गया। तो इस प्रकार आपको कोई भी बैंक का यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा और इंडिविजुअली बैंक का बैलेंस आपको यहाँ पे देखने का। आईसीआईसी का ये बैलेंस दिखाएगा, बराबर। तो ये बैंक स्टेटमेंट हो गया। फिर आप किसी को पैसा देते हैं, बराबर ना, हम किसी को पैसा देते हैं तो उसका वाउचर बनाना पड़ता है। अगर कैश में पैसा देते हैं तो वाउचर बनाते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो वाउचर बनाने की जरूरत नहीं है।
तो अगर हम लोग किसी को कैश में पैसा देते हैं तो उसका वाउचर बनाते हैं। मान लीजिए कि हमने कैश में दिया है तो आप इसका वाउचर भी बना सकते हैं। तो इसका एंट्री कोड क्या है 11, तो वाउचर प्रिंट आउट में जाना है और वहां पे 11 टाइप कर देना है। तो जैसे मैं 11 टाइप कर दूंगा, यहाँ पे मैं डिलीट करता हूँ पहले, तो ये यहाँ पे पूरा ब्लैंक है। जैसे मैं यहाँ पे 11 टाइप करूंगा तो ये वाउचर ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो ये वाउचर इसके हिसाब से बन जाता है कि किसको पेमेंट दिया, किसके अगेंस्ट से दिया, कितना पेमेंट दिया, ये सब आ जाता है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, हमारा साइन करते हैं और जिसने पैसा लिया हमसे उसका साइन ले लेते हैं, कैश में पैसा दिया है तो, बराबर। तो इस प्रकार ये वाउचर भी इसके अंदर बनता है। उसके बाद में हम अगर हम किसी से कैश में पेमेंट रिसीव करते हैं तो हमें उसको कुछ प्रूफ देना पड़ता है। तो वो टाइम हम क्या देते हैं, रिसीप्ट देते हैं। जैसे हमने किसी को पैसा दिया तो उसका वाउचर पे साइन ले लेते हैं, वैसे किसी ने हमको पैसा दिया तो उसको भी कुछ चाहिए, तो वो टाइम पे हम क्या करते हैं, रिसिप्ट देते हैं। तो वो रिसिप्ट भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली बनता है। यहाँ पे आपको रिसिप्ट का नंबर डालना है, जैसे यहाँ पे दिया है इनकम एंड एक्सपेंस में क्या है, ये पैसा रिसीव हुआ है आपको, तो इसका एंट्री कोड क्या है 12 नंबर, तो 12 नंबर आपको यहाँ पे डालना है। तो जैसे मैं 12 नंबर डालूंगा मेरा रिसिप्ट ऑटोमेटिकली बन जाता है, बराबर। तो ये रिसिप्ट में 2 कॉपी में बनता है। तो ये रिसिप्ट आप उसका निकाल सकते हैं, एक आपके पास रख सकते हैं, एक दूसरा उसको कॉपी दे सकते हैं। यहाँ पे लिखा है सेलर्स कॉपी और यहाँ पे लिखा है बायर्स कॉपी। ओके, तो इस प्रकार ये रिसिप्ट ऑटोमेटिकली बनता है। उसके बाद में ये हो गया हमारा अभी इनकम एंड एक्सपेंस हो गया, मतलब पैसा कितना आया वो हमने इनपुट कर दिया, पैसा कितना गया वो हमने इनपुट कर दिया। उसके बाद में प्रोजेक्ट में क्या होता है कि एक तो परचेस इनवॉइस आता है, मतलब जो भी हमने मटेरियल परचेस किया उसका इनवॉइस हमें इनपुट करना पड़ता है। तो हमने अभी क्या होता है कि मटेरियल हमने परचेस किया तो उसका जितना इनवॉइस है वो इनवॉइस उसका यहाँ पे इनपुट करना पड़ेगा। वो पैसा दिया है कि नहीं दिया वो सॉफ्टवेयर इसमें से सर्च कर लेगा। हमें अभी यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ इनवॉइस इनपुट करना है। तो यहाँ पे जैसे हमारा ये सप्लायर है तो सप्लायर का नाम डाल देते हैं, फिर कौन सी डेट को इनवॉइस आया वो इनवॉइस का डेट डालते हैं, इनवॉइस का नंबर डालते हैं, इनवॉइस का पीरियड क्या है वो डालते हैं, चालान नंबर, चालान का डेट डालते हैं, फिर कौन से प्रोजेक्ट के आगे से ये इनवॉइस आया है वो प्रोजेक्ट वाइज इनवॉइस हम मंगाएंगे, बराबर ना। अगर सीमेंट लिया है तो एक प्रोजेक्ट के लिए लिया है तो वो प्रोजेक्ट का नाम पे ही हम लोग इनवॉइस लेंगे, क्योंकि वो खर्चा वो प्रोजेक्ट में जाना चाहिए। फिर ये परचेस है तो वाउचर टाइप पे परचेस लिखेंगे, फिर जीआरएन नंबर है तो जीआरएन नंबर डालेंगे। फिर अगर मटेरियल वाइज लिखना है आपको तो मटेरियल वाइज भी आप इनपुट कर सकते हैं। अगर आपको मटेरियल के लिए मटेरियल वाइज नहीं लिखना है तो आप डायरेक्ट अमाउंट भी डाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, रेट में अमाउंट डाल देना है और क्वांटिटी में 1 कर देना है। ओके, तो इस प्रकार हम डाल सकते हैं। या तो फिर आप मटेरियल वाइज लिखना है तो मटेरियल वाइज भी आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लिखा है कि सीमेंट आया है, ओपीसी सीमेंट आया है, बैग्स आया है 500 बैग्स आया है, 450 रुपीज के हिसाब से आया है और उसके ऊपर 18% जीएसटी लगा हुआ है। तो ये उसका इनवॉइस का अमाउंट हो गया। ऐसे आपको जो भी आपके सप्लायर्स है उसके सारे इनवॉइस यहाँ पे इनपुट करने हैं, बराबर। तो जो भी इनवॉइस आया, जो भी हमने प्लाईवुड परचेस किया उसका इनवॉइस है, स्टील परचेस किया उसका इनवॉइस है, सीमेंट परचेस किया उसका इनवॉइस है। तो जो भी इनवॉइस हमने जो भी मटेरियल परचेस किया है उसका सारा इनवॉइस यहाँ पे इनपुट करना है। तो इसका ये स्टेटमेंट क्या है, परचेस इनवॉइस इनपुट। उसके बाद में क्या है, सेल इनवॉइस इनपुट। जैसे हम परचेस इनवॉइस इनपुट कर रहे हैं वैसे हम भी किसी को बिल दे रहे हैं। हम अगर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो हम लोग भी बिल देते हैं क्लाइंट को। तो जो भी हमारा बिल्स है वो यहाँ पे इनपुट करना है। तो हमने अगर किसी को बिल दिया है तो हमारा उस पार्टी को बिल दिया है तो उस पार्टी का नाम सिलेक्ट करना है, बिल डेट क्या है, बिल नंबर क्या है, बिल का पीरियड क्या है, कौन से प्रोजेक्ट पे बिल दिया है वो, फिर वाउचर टाइप में सेल्स आएगा, फिर उसका डायरेक्ट अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। आइटम वाइज डालने की जरूरत नहीं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आइटम वाइज भी डाल सकते हैं, लेकिन आइटम वाइज हम डालते नहीं। जैसे हमारा अर्थवर्क है, पीसीसी, वो हिसाब से हम यहाँ पे डालेंगे नहीं, क्योंकि वो हमारा बिल बना हुआ है। तो यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स इनवॉइस का अमाउंट डालेंगे हम लोग। तो इस प्रकार आपको जो भी आपके सेल्स इनवॉइस है, तो आपने जो भी कंस्ट्रक्शन का काम किया है तो उसका इनवॉइस है, आपने किसी को जो भी कुछ काम किया होगा, आपने फर्नीचर का काम किया है तो फर्नीचर का इनवॉइस है, बराबर। ये सॉफ्टवेयर कोई भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए नहीं, कोई भी बिजनेसमैन इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकता है। तो जो भी आपका सेल इनवॉइस है वो आपको यहाँ पे इनपुट करना है। तो आपने इनपुट कर दिया तो हमारा अभी अकाउंटिंग का काम हो गया। हमने क्या किया, पैसा किधर से आया, पैसा किसको दिया वो इनपुट कर दिया एक जगह पे, और कितना हमने मटेरियल परचेस कितना किया है वो सारा इनवॉइस इनपुट कर दिया, और जितना हमने सेल किया है वो इनपुट कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, लेजर स्टेटमेंट चाहिए। लेजर स्टेटमेंट मतलब क्या, कोई भी पार्टी से कितना पैसा आने का बाकी है या कितना पैसा देने का बाकी है, बराबर। तो यहाँ पे मैं पार्टी को सिलेक्ट कर देता हूँ, जो भी मेरा पार्टी है वो पार्टी को सिलेक्ट कर दिया। जैसे मैं पार्टी को सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे मुझे ब्लैंक्स का चेक मार्क हटा के ओके करना है। तो ये मेरा ये जो पार्टी है इसका लेजर स्टेटमेंट बन जाता है। तो क्या स्टेटमेंट में क्या दिख रहा है कि ये डेट आ गया, उसका अगर परचेस का अमाउंट रहेगा तो इनवॉइस का अमाउंट इधर आएगा, पेड अमाउंट रहेगा तो इधर आएगा, पेबल अमाउंट भी इधर आ जाएगा।
हमने इसको क्या किया है, सेल किया है, मतलब इसको हमने मटेरियल बेचा है, तो सेल इनवॉइस का अमाउंट यहाँ पे आ गया। उसने कब कब हमको पैसा दिया है वो अमाउंट यहाँ पे आ गया, और उसका अभी रिसीवेबल कितना है, तो 8,26,000 का हमने उसको मटेरियल बेचा है, और उसके पास से हमें 7,60,000 रिसीव हुए हैं, तो उसके पास हमारे अभी 66,000 बैलेंस है, ये यहाँ पे पता चल रहा है। ये उसका इंडिविजुअली पार्टी का लेजर स्टेटमेंट हो गया। फिर हम दूसरे पार्टी को सिलेक्ट करेंगे, दूसरे पार्टी को सिलेक्ट करके ब्लैंक्स का चेक मार्क हटा देंगे, तो अब ये दूसरे पार्टी का इनवॉइस आ गया, तो दूसरे पार्टी का भी सेल इनवॉइस था, ये यहाँ पे आ गया। ओके, तो ये लेजर स्टेटमेंट बन गया। ऐसे फिर हमें क्या करना है अभी, अब हमें क्या चाहिए, ऑल पार्टिकल स्टेटमेंट चाहिए, मतलब ये तो इंडिविजुअली होगा, लेकिन मेरा जो टोटल पार्टी है, मेरा बायर भी है, सप्लायर भी है, मतलब मेरा क्लाइंट भी है और पार्टी भी है, तो वो दोनों का मुझे किसको कितना पैसा देना बाकी है और किससे कितना पैसा लेना बाकी है, ये मुझे समझ में आना चाहिए। तो उसको बोलते हैं सन्ड्री डेटर्स, मतलब रिसीवेबल अमाउंट फ्रॉम क्लाइंट, और सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो ये दोनों स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन के रेडी होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे ब्लैंक्स का चेक मार्क हटा के ओके करना है, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट बनता है। तो यहाँ पे क्या है, डेटर्स है, मतलब हमारी पार्टीज है, बराबर, हमारी क्लाइंट है, तो हमने क्लाइंट को क्या किया, इस क्लाइंट को इतना बिल सबमिट किया है, जीएसटी इतना और टोटल इनवॉइस अमाउंट इतना है, उसके पास से हमें 7,60,000 रिसीव हुआ है, उसके पास हमारा 66,000 बैलेंस है। फिर हमारा ये दूसरा क्लाइंट है, उसको भी हमने बिल सबमिट किया है 12,98,000 का, उसके अंदर से हमको 2,19,000 ही रिसीव हुआ है, तो उसके पास 10,79,000 बचा है। तो हमारा आज तक जो क्लाइंट से पैसा मिलने का बाकी हो 11,45,000 बचा है हमारा, मतलब क्लाइंट के पास हमारा इतना पैसा फंसा है। फिर हमारा अभी सप्लायर्स का बात करते हैं, तो जो भी हमारा सप्लायर्स है, तो सप्लायर का लिस्ट नीचे आ जाता है। फिर सप्लायर से हमने कितना लाख का मटेरियल परचेस किया वो आ गया, उसका जीएसटी अमाउंट आ गया और टोटल इनवॉइस अमाउंट आ गया, मतलब इस सप्लायर से हमने 16,46,100 का मटेरियल परचेस किया है, उसके अगेंस्ट में हमें उसको 3 लाख रुपीस पेड किया है हमने, और हमें कितना देने का बाकी है, अभी 13,39,000 उसको देने का बाकी है हमारा। तो वो हमको समझ में आता है कि कौन से सप्लायर्स को मुझे कितना पेमेंट देने का बाकी है, वो समझ में आ गया। और डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है कि आपको 13 लाख देने हैं और आपको रिसीवेबल है 11 लाख, तो आपको 1,94,000 और एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे। ओके, तो इस प्रकार से ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली बनता है। ये सन्ड्री डेटर्स एंड सन्ड्री क्रेडिटर का स्टेटमेंट यहाँ पे बनता है, मतलब ड्यू पेमेंट स्टेटमेंट, क्लाइंट का भी कितना ड्यू है और पार्टी का भी कितना ड्यू है, ये यहाँ पे पता चल जाता है पूरा की पूरा। ओके, उसके बाद में हमें क्या चाहिए, प्रोजेक्ट समरी, मतलब वो प्रोजेक्ट का सारा हमें हिसाब किताब निकालना है, बराबर। अभी इंडिविजुअल प्रोजेक्ट का मुझे खर्चा नहीं देखना है, तो मैं क्या करूंगा, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को सिलेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे मुझे क्या करना है, ब्लैंक्स का चेक मार्क हटा देना है और ओके करना है। तो यहाँ पे मुझे पता चल जाता है कि ये मेरे 4 कंपोनेंट है, मटेरियल परचेस कॉस्ट कितना है, लेबर कॉस्ट कितना है, हायरिंग चार्जेस कितना है, ओवरहेड कॉस्ट कितना है। तो यहाँ पे मुझे पूरा पता चल जाता है, और मेरा प्रोजेक्ट प्रॉफिट में है कि लॉस में है ये मुझे पता चलता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि 5 लाख का यहाँ पे सिर्फ परचेस हुआ है, 6,19,000 का परचेस हुआ है, बराबर, और उसका बैकअप नीचे में है, सीमेंट हमने इतना परचेस किया, रेनफोर्समेंट स्टील इतना परचेस किया। अभी यहाँ पे ये सिर्फ हमने क्या किया, परचेस किया। सेल इनवॉइस कहाँ पे, तो सेल इनवॉइस यहाँ पे आ गया, ये हमारा एक्सपेंस था 6,19,000, तो इनकम, टोटल इनकम एज पर सेल इनवॉइस हमने जितना जनरेट किया है, तो 12 लाख का हमने सेल किया है, 12,98,000 का। तो यहाँ पे तुरंत आपको पता चलता है कि आपने खर्चा किया 6,19,000 और आपने बिल जनरेट किया 12,98,000, तो आपको 6,78,000 का आपको प्रॉफिट है। तो कितना परसेंट प्रॉफिट है ये आपको यहाँ पे पता चलता है। ओके, तो इस प्रकार आप कोई भी प्रोजेक्ट का यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस आप यहाँ से देख सकते हैं। अभी ये वाला प्रोजेक्ट है इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, उसमें हमें क्या हो रहा है, 2 लाख रुपीज लॉस हो रहा है, क्योंकि हमने 10 लाख का मटेरियल परचेस किया है और हमने इनवॉइस दिया है सिर्फ उस कंपनी को 8 लाख का, तो 2 लाख हमें लॉस में चल रहा है हमारा प्रोजेक्ट। कितना परसेंट, तो 20% लॉस में चल रहा है ये प्रोजेक्ट। तो इस प्रकार हम लोग ये प्रोजेक्ट वाइज उसका हिस्ट्री देख सकते हैं, और अगर आपको ऑल प्रोजेक्ट का हिस्ट्री देखना है तो यहाँ पे ऑल प्रोजेक्ट करना है। ऑल प्रोजेक्ट को हमने सिलेक्ट किया, तो सारा प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्टिंग वो ले लेगा और आपको हिसाब दिखा देगा। तो यहाँ पे दिखा दिया उसने कि क्या हो गया कि 16 लाख का आपने टोटल परचेस किया, 21 लाख का आपने बिल सबमिट किया, तो आपका 4,77,000 आप प्रॉफिट में है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट समरी यहाँ पे मिल जाता है। तो ये इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के हिसाब से होगा। अगर आपको ऑल प्रोजेक्ट का हिसाब देखना है तो वो यहाँ पे मिल जाता है। जैसे प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे आ गया, उस पर टोटल परचेस कितना है, टोटल सेल कितना है और प्रॉफिट है कि लॉस है यहाँ पे दिखता है। फिर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में टोटल परचेस कितना हुआ, टोटल सेल कितना हुआ,
प्रॉफिट है क्या लॉस है वो यहाँ पे पता चलता है। तो आपके जो भी प्रोजेक्ट रहेंगे तो सारे के सारे प्रोजेक्ट का यहाँ पे प्रॉफिट लॉस आपको समझ में आ जाएगा, बराबर। तो इस प्रकार से हमारा ये अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है। इसमें आप ये सॉफ्टवेयर कोई भी अकाउंटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे यूज करना है, कोई भी छोटा मोटा बिजनेसमैन है तो वो भी अकाउंटिंग यूज कर सकता है। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को टैली आता नहीं है, अकाउंटेंट लोग काम पे ज्वाइन कर लेते लेकिन टैली आता नहीं है और फिर उनको अकाउंटिंग भी प्रॉपर आता नहीं है। तो इसमें एक सिंपल है कि क्या है, आपको इनकम एंड एक्सपेंस डालना है, परचेस इनवॉइस डालना है और सेल इनवॉइस डालना है, तो उससे आपका पूरा अकाउंटिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर था। ये हम लोग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे भी यूज करते हैं और हमारा कोई दूसरा कंपनी है तो उसको भी हम लोग देते हैं। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे भी क्या होता है कि साइट ऑफिस से कुछ पेमेंट होता है, हेड ऑफिस से कुछ पेमेंट होता है, और फिर जब हम लोग किसी सप्लायर का पेमेंट निकालने का रहेगा तो साइट वाले को भी पूरा पता नहीं है, क्योंकि आधा पेमेंट हेड ऑफिस से दिया है, आधा पेमेंट साइट ऑफिस से दिया है। तो साइट वाले को भी पूरा पता नहीं कि इसको कितना पेमेंट देने का बाकी है, हेड ऑफिस वाले को भी पूरा पता नहीं रहता है कि इसको कितना पेमेंट देने का बाकी है। तो हम लोग क्या करते हैं, साइट का भी डाटा इसमें इनपुट करते हैं और हेड ऑफिस वाले को क्या बोलते हैं, हेड ऑफिस का जो अकाउंटेंट है उसको हम बोलते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में आप जितना भी पेमेंट कर रहे हैं उसका डिटेल हमें चाहिए। तो वो हम डेली लेते रहते हैं उस अकाउंटेंट से, उस लोगों से हम लोग डिटेल लेते हैं और उसके हिसाब से फिर हम लोग उसका अकाउंटिंग टोटल कर लेते हैं। मतलब साइट प्रोजेक्ट पे हम लोग सारा में अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं। ओके, तो इस प्रकार से ये हमारा बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर था, ये हमने अभी खत्म किया।